नमस्कार साथियों। बीए फाइनल फिलोसफी प्रथम पेपर जो आपका है वो है सांख्य योग दर्शन, और सेकंड जो आएगा पेपर आपके वो है समकालीन भारतीय चिंतक या समकालीन भारतीय दर्शन। सांख्य योग दर्शन के में अभी तक आपने प्रगति और पुरुष के द्वैतवाद को समझने का प्रयास किया कि प्रगति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, पुरुष क्या है, इनका स्वरूप क्या है, प्रगति और पुरुष के बीच में संबंध क्या है, दोनों में समानताएं क्या क्या है और दोनों में अंतर क्या है। वो प्रगति और पुरुष के संबंध से जो इस जगत की रचना होती है यानी विकासवाद, उस विकासवाद की थ्योरी को भी हमने समझने का प्रयास किया। सांख्य का विकासवाद कुल 25 तत्वों का खेल है। योग दर्शन इसमें ईश्वर को शामिल कर देता है, इसलिए योग दर्शन के दृष्टि के अनुसार यदि हम बात करें तो उस योग दर्शन के विकासवाद में 26 तत्व हो जाते हैं, लेकिन सांख्य के विकासवाद में 25 तत्व हैं। ये ईश्वर को नहीं मानता है, ये वेदों को प्रमाण मानता है, इसलिए इसमें ईश्वर को शामिल नहीं किया गया। उसी क्रम में अगला टॉपिक आता है प्रमाण विचार और झूठों के प्रकार। सांख्य दर्शन में ये माना गया है कि यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा गया है। जिस साधन के द्वारा हमें सच्चा ज्ञान मिले उसे प्रमाण की श्रेणी में डाला गया है। और सांख्य और योग दोनों में एक समानता ये है कि दोनों ही दर्शन ये मानते हैं कि प्रमाण की संख्या जो है वो 3 है। भारतीय दर्शन में अलग अलग दर्शनों ने प्रमाणों की संख्या दी है। चार्वाक 1 ही मानता है, वो 2 मानता है। उसी क्रम में सांख्य और योग दोनों मिलके 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब ये प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियों के द्वारा हमें जिन विषयों की साक्षात प्रतीति होती है, इंद्रियों के द्वारा हमें जिन विषयों का साक्षात ज्ञान होता है, उन सारे विषयों के ज्ञान को प्रत्यक्ष की श्रेणी में डाला गया है। इस प्रत्यक्ष के आगे इन्होंने 2 भाग किए हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष कौन सा? वस्तु का वह प्रकार जिसमें हमें किसी वस्तु का एक स्पष्ट ज्ञान होता है, जिसमें हमें वस्तु के परमा और अपरमा के भेद का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये वस्तु जो है, जिस वस्तु का हमें ज्ञान हो रहा है वो वस्तु सही है या वो वस्तु गलत है, इसका हमें पता नहीं चल पाता है। केवल वस्तु की संवेदना मात्र होती है, हमें ये पता चलता है कि कोई चीज है, वो वस्तु आदमी है, वो वस्तु खंबा है, वो वस्तु कोई चीज है। ये हमें इस पहले अवस्था में इसका हमें भान नहीं होता। प्रत्यक्ष का दूसरा प्रकार है वो है सविकल्प प्रत्यक्ष। इसमें हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, वस्तु के सभी धर्मों का ज्ञान होता है, जिसमें हमें वस्तु की सारी विशेषताओं का, उसके रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी लंबाई क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के दूसरे प्रकार में ही हो पाता है। इसलिए इस दूसरे प्रकार को ही इन्होंने वास्तविक प्रत्यक्ष की श्रेणी में इसे डाला है। यानी वास्तविक प्रत्यक्ष कौन सा हुआ? सविकल्प प्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें ही हमें ये स्पष्ट भान हो पाता है कि सामने जो लंबी वस्तु है वो खंबा है या वो वस्तु है वो मनुष्य है। यानी हमें वस्तु के परमा और अपरमा का स्पष्ट भान जो है वो हमें दूसरे प्रत्यक्ष में ही पता चल पाता है। इसलिए ये प्रत्यक्ष जो है ये वास्तविक है, और ये प्रथम जो है ये इंद्रिय संवेदन मात्र है। लेकिन इससे पहले यह जरूर आता है। हमें जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उसका हमें एकदम सारे के सारा उसका ज्ञान नहीं होता है, उसका हमें कुछ उसके अंशों का ही ज्ञान होता है। जब भी हम कोई नई बुक पढ़ते हैं तो नई बुक हम जब पढ़ते हैं तो उस वस्तु का पहले जब हम उस लेसन को पढ़ते हैं तो हमें उसके संपूर्ण ज्ञान उसका हमें नहीं होता। हमें केवल मोटे मोटे पता चलता है कि ये चार्वाक दर्शन है, और चार्वाक दर्शन में इसलिए मोटे मोटे प्रमाण विचार है, मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, ये
लेकिन जब उसको दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, तब हमें उस लेसन के उसके जो विचार है वो हमारी स्मृति में आते हैं। हमें पता चलता है कि 4 बार की नीति विचार तो है, लेकिन नीति विचार में भी उसने ये बात बोली है। तो यानी प्रत्यक्ष की पहली अवस्था जो होगी वो निर्विकल्प है, दूसरी अवस्था जो है उसे सविकल्प प्रत्यक्ष का नाम दिया है। अनुमान ज्ञान कौन सा होगा? जो वस्तु, जो साधन हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। हम धुआं देखते हैं, धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं। हम बादलों को देखते हैं, बादलों को देख के हम वर्षा होने का अनुमान करते हैं। हम किसी बच्चे को मेहनत करते देखते हैं और उसकी परीक्षा में पास होने का अनुमान करते हैं। यानी पहली वाली जो चीज होती है वो प्रत्यक्ष है, पहली वाली जो चीज है वो ज्ञात है। तो जब हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं या जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, उस सारी प्रक्रिया को सांख्य योग ने अनुमान का नाम दिया है। अनुमान के भेद जो है वो भी ज्ञान समझाने का प्रयास किया है। विद अनुमान और अविद अनुमान, अनुमान के 2 भेद हैं, एक तो विद अनुमान, दूसरा है विद अनुमान पहला, और दूसरा जो है वो है अविद अनुमान। जो अनुमान व्यापक विधि वाक्यों पर आधारित है, जो पॉजिटिव वाक्यों पर आधारित है, जो अनुमान स्वीकारात्मक विधेयात्मक वाक्यों पर आधारित है, उस अनुमान को सांख्य योग ने विद अनुमान की श्रेणी में माना है। अगर आपको याद हो तो बीए बचपन में जब अपने न्याय दर्शन का अनुमान विचार पढ़ते थे तो उसमें एक बात आती थी कि न्याय, नव्य न्याय और प्राचीन न्याय के अनुमान के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। वो ही अनुमान के भेद जो है वो सांख्य योग मानता है, लेकिन उसको इसने विद और अविद अनुमान में उसने उनको बांट दिया है। कैसे? विद अनुमान जो अनुमान व्यापक विधि वाक्यों पर आधारित हो, जो अनुमान व्यापक स्वीकारात्मक वाक्यों पर आधारित हो, उसे यह विद अनुमान बोलता है। विद अनुमान के भी आगे 2 भेद हैं, एक है पूर्वत और दूसरा सामान्य को दृष्ट। जो वाक्य, जो अनुमान व्यापक विधि वाक्यों पर आधारित है उसे वो विद अनुमान बोलता है। तो विद अनुमान के 2 भेद हैं, एक है पूर्वत अनुमान, दूसरा सामान्य को दृष्ट अनुमान, दूसरा है अविद अनुमान। अविद अनुमान कौन सा होगा? वो अनुमान जो व्यापक निषेध वाक्यों पर आधारित हो, जो निषेध वाक्यों पर आधारित हो, उसको इसने अविद अनुमान की श्रेणी में लाया है। तो अविद अनुमान में केवल यह शेषवत अनुमान को शामिल करता है। यानी क्या हुआ कि न्याय दर्शन के 3 अनुमान में ये स्वीकार करता है, लेकिन 3 अनुमान स्वीकार करता है, लेकिन वो किस रूप में करता है कि पहला है विद अनुमान, अनुमान के 2 भेद, पहला विद अनुमान, दूसरा अविद अनुमान। विद का अनुमान होगा उसमें 2 प्रकार अनुमान और है, पूर्वत और सामान्य को दृष्ट। अविद अनुमान में एक ही अनुमान है, वो है शेषवत अनुमान। जब हम कार्य को देख के कार्य का अनुमान करते हैं, हमारे चारों ओर सुबह जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि जमीन गीली पड़ी है, तो हम ये अनुमान करते हैं कि रात को वर्षा आई होगी। कार्य को देख के जब अपने कार्य का अनुमान करते हैं तो उस अनुमान को शेषवत अनुमान की श्रेणी में रखा गया। तो ये हो गया अनुमान। तो तीसरा जो इसका है वो शब्द। न्याय दर्शन में जो शब्द के बारे में माना गया है वो ही शब्द के बारे में सांख्य योग स्वीकार करता है कि विश्वास योग्य व्यक्ति वेदों के शब्द, पुराणों के जो शब्द हैं,
धर्म ग्रंथों के शब्द जो हैं वो सारे शब्द जो है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत है। लेकिन हम शब्द प्रमाण को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है लौकिक शब्द और दूसरा है वैदिक शब्द। लौकिक शब्द है, लौकिक शब्दों के निर्माता सांसारिक मनुष्य होते हैं, यानी ऐसे शब्द हैं जिनके निर्माता सांसारिक मनुष्य होते हैं, उन्हें लौकिक शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। लौकिक शब्द क्योंकि इनके रचनाकार सांसारिक मनुष्य होते हैं, इसलिए इनमें सत्य असत्य की संभावना रहती है। लेकिन वैदिक शब्द है ये स्वतः प्रमाणिक होते हैं, इसलिए इनमें सत्य असत्य की संभावना नहीं रहती। ये स्वतः सिद्ध होते हैं, ये स्वतः प्रमाणित होते हैं और यही वैदिक शब्द जो है यही वास्तव में शब्द प्रमाण की कोटि में रखे जा सकते हैं। हालांकि वो जब ये बात कहता है शब्द की बात, तो शब्दों को दो भागों में बांटता है, ये लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। लेकिन जब प्रमाण की बात आती है कि इनमें से भी, हालांकि लौकिक शब्द और वैदिक शब्द है ये दोनों ही प्रमाण है, लेकिन इनमें से भी अत्यधिक प्रमाण कौन सा है, इनमें भी सर्वाधिक प्रमाण कौन सा है, तब संत कहता है कि वैदिक शब्द जो है ये स्वतः प्रमाण है, क्योंकि इनका निर्माता संसारिक मनुष्य नहीं है, इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये स्वतः प्रमाणित है। इस प्रकार सांख्य दर्शन तीन प्रकार के प्रमाण से स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। धन्यवाद।